नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की ये खास पेशकश। हाल के दिनों में केंद्र सरकार और राज्यों के रिश्तों को लेकर काफ़ी बातें होती रही हैं, कई तरह के विवाद भी सामने आए हैं। अभी पिछले दिनों का ही मामला लें तो बंगाल और पंजाब में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार दिए जाने को लेकर विवाद का मुद्दा रहा। उसके अलावा जीएसटी में राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है उसको लेकर केंद्र के साथ हमेशा बात होती है कि केंद्र उनके साथ ख़ासतौर से गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ दोहरा व्यवहार या कहें सौतेला व्यवहार करता है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का मामला हो, उसमें भी केंद्र सरकार थोड़ी सी अपनी मनमानी करती है। उसके अलावा ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या केंद्र सरकार, जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार है, वो राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। और इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं जिन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत जी, जो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने चाहते हैं। हर अहम मुद्दों पर उनका अपना एक विचार होता है और एक बात होती है जिसको वो खुलकर सामने रखते हैं। संजय जी, आपका नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि अहम मुद्दों पर जो केंद्र सरकार और राज्यों के साथ जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कोई रिश्ते केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। केंद्र सरकार चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कैबिनेट हो, ज़रूर हमारा देश एक है, एक फेडरल सिस्टम है। पॉलिटिकल व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, केंद्र की सरकार अलग होती है, कभी राज्यों की सरकार अलग होती है, ये कोई आज की बात नहीं है ना। और उसको मद्देनज़र रख कर ही हमारे संविधान बनाने वालों ने कुछ बातें हमारे संविधान में रखी है। लेकिन मैं देखता हूँ जब केंद्र में सरकार बदल जाती है तो उनका राज्यों के साथ, जिस राज्य में उनकी पार्टी की या उनके विचारों वाली सरकार नहीं है, उनके साथ उनका रवैया बदल जाता है। हो सकता है राजनीति में ऐसा, लेकिन अभी 7-8 साल में तो मैं देख रहा हूँ जैसे कि जिस राज्यों में केंद्रीय सरकार की विचारधारा वाली सरकार नहीं, वो तो उनको दुश्मनी मानने लगे। ये राज्य करने के लायक नहीं है, ये सरकार चलाने के लायक ही नहीं है, उनका हमारा देश से कोई नाता ही नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या? हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में यहाँ तो पंडित नेहरू से मनमोहन सिंह तक, इंदिरा जी भी थी, सभी ने राज किया है, लेकिन इस प्रकार का रवैया हमने कभी देखा नहीं। अगर आपकी सरकार कोई ज़्यादा ही अच्छा काम कर रही है तो केंद्र की सरकार, सेंट्रल एजेंसीज होती है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अभी तो एनसीबी उनको भी अपने कार्यकर्ता के रूप में काम पर लगा देती है उस स्टेट में जहाँ अपनी सरकारें नहीं है। एक तो राज्य को बदनाम करेंगे, फिर जो नेता होते हैं उस सरकार के राज्य में, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाएंगे, उनके पीछे जांच की कोई ऐसी फुलझड़ियाँ लगा देंगे। लेकिन ये करने के बावजूद भी ऐसा एक भी राज्य केंद्र को सरेंडर नहीं हुआ है। ये हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब हो रहा है ये। जैसे महाराष्ट्र में हम लोग के झेल रही है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, केरल में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, राजस्थान में चल रहा है, मध्य प्रदेश में तो सरकार गिरा दी ये लोगों ने। हाँ, वहाँ पूरा नहीं। आपने अभी एनसीबी का जिक्र किया, चलिए एनसीबी की बात करते हैं। इन दिनों काफ़ी चर्चा में है एनसीबी, ख़ास तौर से अभी जो ड्रग्स वाला मामला हुआ, वो सुशांत सिंह केस हो या फिर अभी आर्यन खान वाला जो केस हो गया हो, दोनों केस गलत थे। मैं तो आपके सामने ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तो क्या इसको माना जाए कि राज्य सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की बाकायदा एक साजिश के तहत ये किया जा रहा है? ज़रूर। देखिए,
सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीधा था। वो एक अभिनेता था, उसके ऊपर एक दबाव था, मानसिक दबाव था, उसकी मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं थी, कारण कुछ भी हो सकते हैं। वो एक होनहार अभिनेता था, लेकिन उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हमारे देश में हो रही है। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत एक जाना माना नाम था, तो इस नाते उसकी पब्लिसिटी हो गई, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था। लेकिन इस देश में हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप सिंघू बॉर्डर पर जाइए, आप गाजीपुर बॉर्डर पर जाइए, एक साल में 370 से भी ज़्यादा किसान मर गए, आत्महत्या की है। उस आत्महत्या को आप नहीं उछाल रहे हो, वो भी उनकी भी जान है। उनकी बिल्कुल। हजारों व्यापारी लोगों ने लॉकडाउन के काल में आत्महत्या की है, वो भी आत्महत्या, वो भी जान है। लेकिन आपने कर लिया, उसको ग्लैमराइज कर दिया। उस मामले में भी बिना वजह सीबीआई को भेज दिया। बिहार में एफआईआर लॉन्च किया, उस एफआईआर के आधार पर सीबीआई को मुंबई में भेज दिया। लेकिन हुआ क्या? निकला कुछ नहीं। जो जांच महाराष्ट्र के मुंबई के पुलिस ने की थी, उसके आगे 1 इंच भी नहीं सरकी। लेकिन वहाँ बिना वजह एनसीबी को घुसा दिया। और वो जो लड़की है रिया चक्रवर्ती, उसको सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के कारण अरेस्ट नहीं हो गया, वो तो क्लीन चिट मिला उसको। लेकिन उसको एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया, 32 दिन तक जेल में रखा। उस दिन से मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत काम हो रहा है। जिस लड़के के पास कोई इस प्रकार का कोई नशे का पदार्थ नहीं मिला है, जिसका कोई संबंध नहीं, रिलेशन नहीं किसी के साथ, उसको आप सीधा अरेस्ट कर लेते हो। आर्यन खान मामले में यही हुआ है, मैं देखता हूँ यही हुआ है। देखो, लड़का है, छोटे बच्चे हैं, आप उनकी करियर, उनकी जीवन को ख़त्म कर रहे हो। आप उनको सुधारने का मौका देना चाहिए। अगर नहीं है और है भी तो भी सुधार, पाव ग्राम, आधा ग्राम। आज गुजरात में 350 किलो पकड़ा है, द्वारका में। यस, किसी को पता ही नहीं है। किसी को पता नहीं है। पिछले दिनों में 30,000 करोड़ का पोर्ट पकड़ा गया। वहाँ मिल रहा है ना, दिल्ली में मिलता है सब जगह। लेकिन ये पाव ग्राम, आधा ग्राम, 1 ग्राम वाली जो चीज़ें होती है, वो फिल्म इंडस्ट्री से जोड़कर बड़ा चढ़ाकर, जैसे कि मुंबई महाराष्ट्र में बस गांजा की और अफू चरस की खेती हो रही है। नहीं, अब फिल्म इंडस्ट्री क्या, देखिए फिल्म इंडस्ट्री हाल के दिनों में फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाया गया एनसीबी के जरिए, ड्रग्स के बहाने। क्या कुछ लोगों की साजिश है बहुत बड़ी। वो है कि जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री वहाँ ले जाएंगे। ऐसे देखो, ऐसी इंडस्ट्री क्या कोई एक पत्ता भी नहीं जाएगा वहाँ। आप बनाओ उत्तर प्रदेश में या किसी देश के किसी कोने में एक नया क्रिएट, आप नया क्रिएट होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ से उठाकर वहाँ लेके जाएंगे, यहाँ ऐसा कैसा होगा? मुंबई का अपना एक महत्व है ये इंडस्ट्री का। फिल्म इंडस्ट्री की नींव महाराष्ट्र में रखी गई है, दादा साहब। तब से ये महाराष्ट्र में अपना एक बेस बना है। योगी जी का मैं स्वागत किया था उस वक्त कि अगर कोई चीज़ बड़ी बनती है तो बना। साउथ में तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लोग जानते हैं। हमारे महाराष्ट्र के लोग तो साउथ में जाकर शूटिंग करते हैं, उनको सुविधा है। रामू जी ने बनाया था और भी बनाया था लोगों ने। उसमें क्या देश है, देश एक है। अगर कोई राज्य उसको बढ़ावा देता है, कोई सब्सिडी देती है, तो लोग जाएंगे उधर। लेकिन ये सिर्फ मतलब, लेकिन अमिताभ बच्चन तो मुंबई नहीं छोड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अमिताभ बच्चन नहीं छोड़ेगा। माधुरी दीक्षित मुंबई नहीं छोड़ेगी। या मैं ये बोल रहा हूँ वो तो वहाँ ही रहेंगे भाई। ये लोग अबे रेखा हो कि हेमा मालिनी हो, ये वहाँ से आके यहाँ के हो गए। धर्मेंद्र साहब हमारे वहाँ ही बैठे हैं, मुंबई के हो गए। मुंबई के हो गए, शूटिंग करेंगे, वापस आएंगे यहाँ, वापस जाएंगे। अच्छा, अभी हाल के दिन में बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है नवाब मलिक जी और देवेंद्र फडणवीस जी के बीच में। और अब बात अंडरवर्ल्ड से रिश्तों पे आ गई है। तो क्या अंडरवर्ल्ड इतना ताकतवर है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस कर पाए? एक जमाने में मुंबई का अंडरवर्ल्ड बहुत ही ताकतवर था। एक जमाने में 80s और 90s वाला जो दौर 92 तक था। 92 के बाद मुंबई पुलिस ने पूरा अंडरवर्ल्ड को खत्म किया। यस, मुंबई पुलिस के होनहार अफसर थे बहुत, सभी ने
एक एक के नाम पर 100-150 इनकाउंटर्स अभी है। हाँ। वो भी बेचारे उसमें चक्कर में फंस गए। लेकिन अब वो कोई चीज़ मुंबई में नहीं है, एक ज़माने में था। अब अंडरवर्ल्ड का नाम लेकर राजनेताओं को बदनाम करना ठीक नहीं है, चाहे कोई भी हो। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं राजनीति में हूँ, मैं किसी भीड़ में जाता हूँ, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता हूँ, कोई मिलता है मेरे साथ आकर, कोई फोटो निकालता है, हाँ, तो उससे रिश्ता, मैं क्या उसका आधार कार्ड देखूँ भाई मेरे साथ फोटो निकाल रहा हूँ, आप कौन है? ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ भी बहुत लोग फोटो निकालते हैं। फंक्शन में जाता हूँ, शादी में जाता हूँ, हाँ, किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, कोई फ्लाइट में मिलता है, कोई एयरपोर्ट। आप सार्वजनिक जीवन में तो लोगों से मिलना है ही, तो मना नहीं कर सकते किसी को। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये अंडरवर्ल्ड का कोई प्रभाव राजनेताओं के ऊपर है या किसी और। अच्छा, अभी हाल में पवार साहब के कुछ रिश्तेदारों पर भी ईडी और ये इनकम टैक्स की, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार नहीं है क्या पूरे देश में? वो क्या भूखे सोते हैं? उनके कुछ नहीं है? हाँ, उन पर कभी कोई जांच नहीं होती, कोई देखा है कभी? इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी उनके पास पहुंचे, आपने कभी देखा है क्या? यूपी में हो, बिहार में हो या महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा है, पैसे का खेल लोगों ने किया है। लेकिन सरकार नहीं बने उनकी। सरकार 105 एमएलए होने के बावजूद सरकार नहीं बन पाई। तो वो तकलीफ है, वो तकलीफ इतनी है उनको, फ्रस्ट्रेशन है, इतना फ्रस्ट्रेशन है कि यहाँ तक वो अभी नीचे गिर गए हैं। लेकिन इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन निकाल के मैं आपको बताता हूँ, सरकार नहीं आएगी उनकी। ये सरकार पूरी 5 साल ही चलेगी। और महाविकास आघाड़ी जो बनी है वो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं बनी है, वो आगे भी चलती रहेगी। ये लंबा खेल होगा, वो लंबा खेल है। अभी ये एक फार्मूला बन गया है और ये फार्मूला आप तोड़ना मुश्किल है। अच्छा, पिछले दिनों जब ये कोविड का चल रहा था तो महाराष्ट्र में अक्सर आरोप लगाया गया, ख़ास तौर से केंद्र की तरफ से, कि मिसमैनेज हुआ है और वहाँ पर ज़्यादा संख्या है और ऐसा है और वैसा है, जबकि धारावी को बहुत जल्दी कंटेन कर लिया गया और वहाँ पर 0 केसेस हो गए थे। तो उसको भी क्या सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल जो वहाँ सत्ता से बाहर रह गए, उनकी हताशा ही? ये हताशा है। आपने देखा होगा गंगा में जिस तरह से शवों को बहाया गया हज़ारों की संख्या में, वो पूरे देश ने देखा है। पूरे विश्व में उसकी तस्वीरें प्रसिद्ध हुई है। कोविड का जो एक महामारी था, पूरे देश के लिए जिस तरह से हमने संकट का, देखिए ये सिर्फ बात महाराष्ट्र की नहीं है, ये देश के ऊपर संकट था, पूरे देश पर संकट था और हर राज्य अपनी तरफ से संकट का सामना कर रहा था। कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि मेरे राज्य के लोग इस प्रकार से मरे। हाँ, बिल्कुल। कोई ना कोई अपनी लेवल पे कोशिश कर रहा था, लेकिन महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा। आप जाकर आज भी देखिए, आज भी वो सुविधा है। हमने तो 3rd वेव के साथ लड़ने के लिए भी तैयारी करके रखी है अभी। अगर हो सकता है 3rd वेव आ जाए इसमें, हाँ, तो उसकी तैयारी अभी से हम तैयारी की है। बड़ा राज्य है, पूरे देश से लोग वहाँ आकर मुंबई जैसे शहर में बैठते हैं, तो थोड़ी बहुत तकलीफ शुरुआत में होती है, लेकिन एक बार गाड़ी पटरी पे आ गई तो पूरी काम चल जाता है। MNS राज ठाकरे जी की जो पार्टी है, उसका रुख स्पष्ट नहीं सामने आता है कभी कि कौन सी राजनीति करना चाहते हैं वो। देखिए, वो राजनीति करना ही नहीं चाहते। अगर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया है तो आपके पार्टी को एक विचारधारा होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। उसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे लोग, अगर किसी को पसंद नहीं तो आपके खिलाफ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी को कोई विचारधारा ही नहीं है और राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति में नहीं टिक सकती। राज ठाकरे हमारे परिवार के हैं। हम बहुत साल एक साथ एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते रहे, आज भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, मतलब हम परिवार के हैं। एक रिश्ता हमेशा था और हमेशा रहेगा। वो अलग हो गए, उनकी पार्टी अलग हो गई, लेकिन वो अपनी पार्टी कभी बना नहीं पाए, ये सच है। इसलिए कि उनके पार्टी के जो प्रमुख लोग थे वो सब बाहर चले गए। फिर भी मैं मानता हूँ कि राज ठाकरे एक अच्छे नेता है, अच्छे वक्ता है, अच्छा कार्टूनिस्ट है। हाँ,
बाला साहब की प्रतिकृति माना जाता था ये सब उनको। कुछ है, वो सब कुछ है, लेकिन और उनकी पार्टी मुझे लगता है अब लेकिन उतनी ताकतवर नहीं है। राजनीतिक तौर पर वो जो परिपक्वता आनी वो चाहिए आने क्योंकि एक कोई विषय या विचार लेकर वो पार्टी कभी सामने आई ही नहीं, सामने आई नहीं। हमेशा अपनी भूमिका बदलती रही। हाँ, स्पष्ट विचार लेकर उसके सामने। पार्टी में राजनीति में जो नेता और जो पार्टी स्पष्ट विचार लेके जाता है, चाहे वो गलत हो या कोई सच हो, तो वो लोग फिर उनके बाकी साथ तो जनता जुड़ तय जाते कर हैं। देती जैसे है। हमारे ऊपर भी, हम 50 साल से भी ज़्यादा हो गया हम राजनीति में, हमारी पार्टी है, हमने भी बहुत संकट झेले हैं, बहुत ही क्रिटिसिज्म झेला है, लेकिन हम हमारे विचारों को पकड़ कर रखे हैं। स्पष्ट विचार थे कि जी हाँ हाँ। भी ये विचार। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, और जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, जिसे सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है 2024 के। कैसे देखते हैं इन आने वाले चुनावों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, और ये मानना भी चाहिए, उस पार्टी का हमेशा अपना एक अस्तित्व सबसे ऊपर रहेगा। उनका संगठन है, उनका केडर है, पावर है, और राजनीति में जो पैसों की ताकत लगती है हाँ, आज, तो संसाधन भी उनके पास है। संसाधन जो है, आप संसाधन बोलते हैं, हम पैसा बोलते हैं, हाँ। हम सीधे बोलते हैं, बहुत पैसा लगता है राजनीति में। वो सबसे ज़्यादा उनके पास है। आप उनके अकाउंट देखिए, ऑफिशियली 400-500 करोड़ तो उनके खाते में जमा है। हमारे खाते में 1-2 करोड़ भी नहीं होंगे शायद। वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी सर्वाधिक पैसा उनके पास सब कुछ उनके है। पास आ रहा है। उद्योगपति है, व्यापारी है, सब उनके। हाँ। ये होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में वो नहीं जीत पाए। सब कुछ लगा दिया पश्चिम बंगाल, केरल में सब कुछ लगा दिया, तमिलनाडु में लगा दिया, महाराष्ट्र में भी लगा दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पावर और पैसा होने से आप जीत हासिल नहीं कर पाते। तो ये 5 राज्यों में क्या होगा, वही खेल चल रहा है, यही खेल है। उत्तर प्रदेश में अब स्थिति बदल जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको बहुमत मिलेगा या कौन सत्ता पे आएगा, लेकिन वो 300 पार वाली स्थिति तो नहीं रहेगी। स्थितियां बदलेंगी। स्थिति बदल रही है। मुझे विश्वास है पंजाब में फिर से कांग्रेस आ जाएगी, और भी राज्यों में अच्छी टक्कर हो। उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड की बात तो मुझे लगता है कि अभी तो बराबरी वाला सामना चल रहा है, लेकिन स्थितियां क्या होंगी वो आने वाले समय में। हिमाचल प्रदेश में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अच्छी चल रही है। अभी उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, वो तो है, शिवसेना वो जीत के आई है वहाँ की सीट। हम वहाँ जीत के दादरा नगर हवेली जो गुजरात से सटा हुआ एक प्रदेश है, हम वहाँ जाकर चुनाव जीत लिया। लोगों की मानसिकता बदल रही है, लोगों को बदलाव चाहिए, और लोगों को नेता नहीं चाहिए। नेता चाहे कोई भी हो, अब लोग नेता को चेहरा देखकर वोट नहीं करेंगे, सिर्फ लोग बदलना चाहते हैं, नेता अपने आप तैयार हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर तमाम मुद्दों पे लंबी लंबी चीज़ें बोलते हैं, मन की बात हो ना, तो लंबी लंबी ही बोलते हैं ना, आपने कहा। लेकिन जो जनता के अहम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और उद्योग धंधे, खासतौर से छोटे और मझोले जो उद्योग धंधे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। 4 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, और छोटे छोटे उद्योग जग तो मर गए हैं पूरी तरह से, लेकिन वो बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि जैसे आज कोई मजाक में बोलते हैं, 2 लोग ऊपर से बेचते हैं, 2 लोग खरीदते हैं, वहाँ तक ही सीमित है ना ये उनकी। तो बस बोलिए। यही है। राफेल सौदा फिर से चर्चा में आया। मीडिया पार्ट जो उसका मैं श्रेय राहुल गांधी को देता हूँ हमेशा, ये इशू जिंदा रखने के लिए। तो मुझे लगता है इस बार भी पार्लियामेंट में राफेल मुद्दों की गूंज उठेगी। 29 तारीख से शुरू हो रहा है संसद सत्र, और जाहिर सी बात है विपक्ष ने भी अपनी तैयारी की होगी, लेकिन एक मुद्दा जिसको 1 साल होने जा रहा है, किसान आंदोलन, उसको लेकर सरकार की बेरुखी जग जाहिर हो चुकी है। तो विपक्ष के तौर पर आपने अपनी तरफ से कुछ सरकार के सामने उठाने का क्या? देखिए, सरकार, आज की जो सरकार है वो
ये मानने को तैयार ही नहीं कि किसानों के कोई मुद्दे हैं। इतने किसान मर गए हैं, इतने किसान बैठे हैं 1 साल से, ये ना सुनने को तैयार है ना बोलने को तैयार है। ऐसे में आप जाकर क्या करोगे? दीवार पर सर हम पटक रहे हैं, ये फूट रहा है, लेकिन दीवार जो है सरकार ऐसी है, उसका मतलब ये नहीं कि हम बोलना बंद करें या हम लड़ना बंद करें। कभी ना कभी दीवार टूटेगी। बस एक आखिरी सवाल संजय जी ये पूछना चाहेंगे कि बीते 6, 7, 8 साल जितना समय हुआ है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में आए हुए, ये राज्यों की सरकारों को तोड़ने, उन्हें गिराने की कोशिशें लगातार करती है। महाराष्ट्र में तो जिस दिन से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तब से है। वो मध्य प्रदेश में जैसा आपने अभी कहा वो तोड़ ही दिया है, कर्नाटक में भी इन्होंने ऐसा किया, ऊपर मिजोरम में किया। तो अगर ये तैयारी फिर से, अब चूंकि हताशा बढ़ती जा रही है, ऐसे में आते हैं तो कैसे काउंटर? हताशा में लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, वही चल रहा है। लोगों का विश्वास उड़ गया है। पावर के लिए, सत्ता के लिए इतनी हताशा भी अच्छी नहीं, इतना हवस भी अच्छा नहीं है। देखिए, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, लेकिन देश और स्टेट और लोग रहने चाहिए। जो सत्ता इस देश में है, चाहे गांव से लेकर दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक, वो सिर्फ मेरे ही जेब में रहे, मेरे में मुट्ठी में रहे। ये कोई हमारे देश की संस्कृति नहीं रही, कभी भी नहीं रही है। अगर किसी को लगता है कि बस मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही राजा हूँ, तो ये दिल्ली ने बड़े बड़े राजा और बादशाह देखे हैं। हाँ, जब उनके राज नहीं रहे तो फिर किसी का राज यहाँ नहीं रहता है। सभी को जाना है दिल्ली छोड़कर कभी ना कभी, और 2024 को आप देखेंगे ये लोग भी जाएंगे। संजय जी कह रहे हैं 2024 की प्रतीक्षा कीजिए, और वो लोग जो सत्ता के अहंकार में हैं और जनता के मुद्दों से आंखें फेरे हुए हैं, उनको भी एक दिन जाना ही होगा। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।